दिक्कत तो नहीं है? अब दिमाग से सारी शंकाएं दूर हुई? क्या हम प्रारंभ करें मसले को? ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंट चैप्टर। ठीक है, कॉन्टिनेंट वाले विषय से हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आपको कोई समस्या रहेगी। अभी तो हम बहुत अच्छे प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके भाई, चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी अभी जस्ट मुझे पता लगा कि YouTube पे कम से कम 5 ऐसे चैनल क्रिएट हो रखे हैं जिसपे मेरा पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी अभी टीम ने मुझे बताया, जस्ट अभी अभी। ठीक है भला भाई, भला राम, कोई बात नहीं भाई, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं क्लास को थोड़ा लंबा खींचूंगा आज। अच्छा, हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि अभी अभी जस्ट मुझे पता लगा कि किसी, शायद किसी संस्थागत तरीके से या किसी बच्चे ने एक चैनल क्रिएट किया हुआ जिस पर मेरा पुराना कंटेंट भी पड़ा हुआ है, यानी आपसे 1.5 साल पुराना कंटेंट है बट पड़ा हुआ है। उसमें क्या पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, पूरी ज्योग्राफी पढ़ी है, पूरी पॉलिटी पढ़ी है, पूरी इको पढ़ी है, थ्योरी वाली जो मैं हाथ से पढ़ाता हूँ। तब मैं एआई स्लाइड्स का भी यूज नहीं करता था। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, दिया वो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम मसले को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है भाला भाई, अच्छा आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप सभी से, भालाराम भाई आपसे, दिया, वीरेंद्र, डब्लू, ठीक है, अजय, विकास, राज सक्सेना, ठीक है, आलोक, आप सब से, करण, ठीक है, और जितने भी बच्चे क्लास में हैं, नीतीश भाई, मोनिका, आप सब याद रखना कि भाई क्लास को थोड़ा लंबा खींचेंगे तो थोड़ा सा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है तृप्ति? ठीक है, वी स्टार्टिंग द टॉपिक। हमारा विषय है महाद्वीप। महाद्वीप एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में ज्योग्राफी के सेशन में जरूर आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो महाद्वीप को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसी मामले को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एक एक पॉइंटर को आपके दिमाग में उतारते चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, क्लास के लास्ट में आप ही से सेपरेट तौर पर बात भी कर लेंगे, जिससे कि आपकी सभी कमेंट्स का, आपके सभी परेशानियों का एक जवाब दे सके। ठीक है, तो चीजों को प्रारंभ करते हैं। कॉन्टिनेंट महाद्वीप होते क्या है? अगर आप पूरे विश्व को समझे, अगर मैं ये आपको समझाते हुए कहता हूं कि ये पूरा का पूरा, मान लीजिए कि यह ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर आप सारे के सारे क्षेत्रफल को एक स्थान पे कर दें और सारे जल को एक स्थान पे कर दें, तो आपको यहां से पता लगेगा कि 30% जो हिस्सा है वो महाद्वीप है, महाद्वीप का है, जबकि इसी के अंतर्गत बचा हुआ 70% जो हिस्सा है सर, यह महासागरों का है, महासागरों का हिस्सा है। कहने की बात यह हुई कि यह हिस्सा ओशियंस का हिस्सा है। ओशियंस आपको यहां दिखाई पड़ेंगे, और दीज महाद्वीप दैट आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, वो कॉन्टिनेंट्स कहलाएंगे। तो हमारा पूरा ध्यान वर्तमान में किस चीज पर होना चाहिए? सर वर्तमान में हमारा ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि मैं आपको समझाऊं कि सर महाद्वीपों को पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा, महाद्वीप नहीं पढ़े तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं महाद्वीपों को ऐसे पढ़ा रहा हूं कि पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी इसी में कवर हो जाएगी। मतलब आप जैसे ही इन 7 महाद्वीपों को पढ़ लोगे, आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके हाथों में होगी। अगर मैं एक एक करके बताऊं तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये इनके क्रम है, ये घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। जब आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे तो इस टेबल को जरूर इंक्लूड करेंगे। देखिए, कई बार यूरेशिया भी पूछ लेता है। यूरेशिया एक प्लेट थी,
प्लेट क्या होते हैं? सर प्लेट ये जो भूमि है, ये पृथ्वी की जो क्रस्ट है इसके ऊपर तैरता हुआ हिस्सा है। क्योंकि क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे अपर कोर है, अपर कोर के नीचे लोअर कोर है, और वो जो कोर है जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, लेकिन उससे ऊपर मेंटल के ऊपर कई कई स्थानों पर यह क्षेत्र ऐसे प्रतीत होता है, क्रस्ट ऐसे प्रतीत होती है मानो तैर रही हो। तो यह क्रस्ट उसी का एक हिस्सा है। अब यहां पे क्या इसको पढ़ने का कोई क्रम है? तो नहीं है। इसको आप किसी भी क्रम से पढ़ सकते हैं। चाहे आप इसको एशिया से शुरू कर दें, चाहे अफ्रीका से, चाहे उत्तरी अमेरिका से, चाहे दक्षिणी अमेरिका से, अंटार्कटिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से। और आज की क्लास में जो हम इसको प्रारंभ करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास में हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका ही क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे का भी मैं कारण आपके सामने स्पष्ट करता हूं। ये जो सीरीज आपकी चल रही है, इस सीरीज की प्लेलिस्ट में भी, अर्थात कैटेगरी प्लेलिस्ट के अंतर्गत अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हां सर अगला विषय आज का हम साउथ अमेरिका पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम साउथ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे और चीजों को बहुत डेप्थ में लेके चलेंगे। हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिएगा, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता चलूंगा। पेपर में कोई भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका एसएससी सीजीएल 2026 हो, रेलवे एनटीपीसी हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। यह क्लास आगे आने वाली 4 से 5 साल के लिए पर्याप्त है। अगर आपके पास यह क्लास आती है, मैं इस क्लास को आप लोगों के लिए बना रहा हूं। यह समय है 2026, महीना है मई। प्रारंभ करते हैं। एक और चीज आप इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है? एक टेबल है जो आप लोगों को थोड़ा सा मदद करती है, केवल इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके का प्रश्न बहुत बार आता रहता है। अपनी ब्रांडिंग हमने बहुत छोटी सी करी है, यहां एक छोटा सा अपना नाम ब्रांडिंग के तौर पर दिया है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि मैं आपके कंटेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं चाहता था। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपके महाद्वीप है। दूसरी एक और बात मैं बता देता हूं कि अगर आपका पीसीएस की परीक्षा भी है, यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीएससी, या फिर आपका बिहार पीएससी, हिमाचल प्रदेश पीएससी, उन सभी के लिए यह बहुत जरूरी है, ठीक है? अब बहुत सारे छात्र यहां क्लास में ये भी होंगे जिनके दिमाग में बात रही होगी, तो वो जरूरी है, ठीक है? याद रखेंगे। अब देखते हैं बहुत ध्यानपूर्वक। क्षेत्रफल के क्रम में एशिया सबसे बड़ा है और सबसे छोटा इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया होगा। विशेषताएं, इनके विशेष नाम है सभ्यता का पालना कहा जाता है। मतलब इसको बोलते हैं कई बार हम पैट्रोनेज ऑफ द कल्चर्स, इसको बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, इसको हम बोलते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसको हम बोलते हैं द ड्रॉटलैंड। सबसे बड़ा देश चाइना, अल्जीरिया, कनाडा, ब्राजील, इसमें कोई देश नहीं है क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी नदी योंगशी, चाइना में है। नाइल रिवर है, इजिप्ट की है। मिसिसिपी, मिशौरी, ये नदी है, फेमस है, कनाडा की है। अमेजोन आपकी नदी है जो ब्राजील की है, ठीक है? और कोई देश ही नहीं है, पूरा पानी जो है बचा ही नहीं, सब कुछ ठंडा हो चुका है। वोल्गा रिवर आपको दिखती है। मोरे डार्लिंग रिवर और ऑस्ट्रेलिया की है। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, किलिमंजारो, डेनाली, एकेंकुआ, विंशन मैसिफ, एल्ब्रुश और माउंट क्यूस्को आपको यहां दिखता है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं साउथ अमेरिका से। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर मैं मैप के ऊपर आपको समझाना चाहूं तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर इसमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बेहतरीन, ये आप आए और इसको आप समझना शुरू करें। यहां बहुत प्यार से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है सर ये। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है? सबसे पहले आप इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन समझ लीजिए। इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन आप समझ लीजिए। जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल कंडीशन आप इसकी समझ लेंगे तो वो क्या होगी? तो जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब भौतिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग, इसका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक है, क्यों है। आप ये समझना सर ये नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। अच्छा आप समझते ना यूएसए कहां पे है? बच्चे यूएसए यहां पे है।
और सही मायने में यही यूएसए है। यूएसए एक देश है, जबकि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। इवन आप ये समझना कि कनाडा भी यहीं पर है, कनाडा भी इसी से जुड़ता है। कनाडा भी एक देश है, यूएसए भी एक देश है, जबकि अमेरिका एक महाद्वीप है। अब अमेरिका महाद्वीप के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ अमेरिका और एक है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका निचला हिस्सा हो जाएगा। आपके दिमाग में छोटी छोटी दो बातें तो आई होंगी कि सर ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। दिस इज कवर्ड बाय द टू ओशियंस, वन इज बीइंग कॉल्ड एज अटलांटिक ओशियन, अनदर इज कॉल्ड एज पैसिफिक ओशियन। इसके बीच में है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है अफ्रीका के तौर पर, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया। यहां से एशिया शुरू हो जाता है, आगे तक एक्सटेंडेड है। उस हिस्से पे मतलब मैं और आगे जा रहा हूं ये मान लेना, वहां छोटे से हिस्से पे नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर की तरफ आर्कटिक हो जाएगा, नीचे अंटार्कटिक हो जाएगा। तो इस तरीके के आपके क्रमखंड दिखेंगे, हमें इस पे ध्यान रखना है। विश्व के नक्शे में उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में, इसलिए इसको दक्षिणी अमेरिका बोला जाता है। पनामा नहर के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन आपको दिखाई पड़ती है, तो हमें समझ आता है पनामा नहर। इन दोनों के बीच में आप या तो मान ले कि एक बॉर्डर लाइन है, या फिर आप मान सकते हैं कि पनामा नहर इन दोनों के बीच में एक वाटर स्ट्रेट का काम करता है, जल डमरू मध्य का काम करता है। तो पनामा नहर ही वो पॉइंटर है जो दोनों नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को डिवाइड करता है। ठीक है, याद रखना। तो पनामा कैनाल जो है इट डिवाइड्स नॉर्दर्न नहीं लिख सकते, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका लिखना पड़ेगा। साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न क्यों नहीं लिख सकते? नॉर्दर्न तब लिखा जाता है जब ये एक ही जगह का हिस्सा होते हैं, बट ये अलग अलग है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया, देन अफ्रीका, देन उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ये होगा। ठीक है, इसके बाद फिर यूरोप वगैरह आते हैं। इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। पूर्व में कहां है? इसके ईस्ट साइड में अटलांटिक महासागर हो जाएगा, यानी पूर्वी दिशा में अटलांटिक महासागर है, जबकि इसकी पश्चिमी दिशा में प्रशांत महासागर है। ये इसकी पश्चिमी दिशा है, दिस इज वेस्ट साइड, यानी इसका पश्चिम है। और पश्चिम में क्या है? सब पश्चिम में तो प्रशांत महासागर है। तो ये सारी बातें हमें यहां से पता लगती हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन हुआ, पूरा हुआ, भौगोलिक स्थिति यहीं पर है। इसका पीडीएफ भी आप जानते हैं कहां मिलेगा, लिंक आपको प्रोवाइडेड है। चलो, अब देशों की संख्या बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछ लेता है यार टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट पर कितने हैं, आपको बताने पड़ते हैं। इस महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। कितने देश हैं भाई? 13 देश आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इनमें से 12 पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है। 13वां देश है फ्रेंच गयाना, जिस पर फ्रांस का कब्जा आज भी चलता है। मतलब मेरी बात को समझना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 13 है, 13 है। ठीक है, क्या मेरा क्या तेरा, साउथ अमेरिका सब 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 कुछ तेरा। आप याद रखने का ऐसा भी है, या फिर याद रखने का तरीका यह भी है कि 13 याद रखना है तो आप याद रखना कि दक्षिणी अमेरिका को 13 बार लोगों ने जाकर लूटा, स्पेन ने जाकर लूटा। स्पेन ने यहां पर बहुत कब्जा रखा है अपना, ना पता हो तो बता रहा हूं। और उसी का आज एक रिजल्टेंट है कि फ्रेंच गयाना पर आज भी फ्रेंच का कब्जा है। लूटा खैर स्पेन ने है, बट याद रख सकते हैं। तो इस पर 13 देश है, 12 कंप्लीट नेशंस हैं और 13 फ्रेंच गयाना है। अब यहां पर समझना, फ्रांस यहां से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। कोरू सैटेलाइट टेस्टिंग सेंटर यहीं पर है आपका। तो फ्रेंच गयाना क्यों फेमस है? फ्रेंच गयाना इसलिए भी फेमस है, दिस इज लॉन्च स्टेशन, सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है ये।
सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है ये। और कमाल की बात है कि फ्रेंच गयाना दिस इज अंडर अंडर फ्रांस, अंडर फ्रांस। ये फ्रांस के अधीन काम करता है। फ्रेंच गयाना किसके अधीन काम करता है? सो फ्रेंच गयाना वर्क्स अंडर आपका फ्रांस के अधीन होगा। देशों की सही स्थिति का ज्ञान होना वर्ल्ड वॉर या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। देखो अभी कुछ समय पहले आपने वेनेजुएला एंड अमेरिका के बीच में एक विवाद देखा था, ठीक है। अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सजा दी गई, मृत्यु दी गई। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र कहां पर है। अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो मिडल एशिया है, ठीक है, मिडल एशिया के अंदर मसले चल रहे हैं। तो यदि आपको पता होगा कि मिडल एशिया के अंदर मसले चलने के पीछे का कारण ये है, तो आप जियोपॉलिटिक्स में एक अच्छा इंटरेस्ट ले पाएंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार से कि अगर आप गांव मोहल्ले के किसी व्यक्ति को जानते हो और उसके घर में कोई लड़ाई होती है, अगर आप उसे जानते हो तो आप सही अंदाजा लगा सकते हैं गलती किसकी है। लेकिन अगर आप उसकी स्थिति का ही वर्णन आपको नहीं पता है कि भाई कौन कहां पे है, क्यों है, किस प्रकार से है, तो यदि आप स्थिति का ही वर्णन नहीं लगा पाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगी कि सही कौन और गलत कौन। तो ऐसी परिस्थिति में हमें समझना होता है कि आप लोग इस चीज को पूरी तरीके से जान पाए, सही और गलत का अंतर स्पष्ट कर पाए। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया 13 देश है। सबसे पहले ब्राजील कहां पे है? ये ब्राजील है, यहां का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दिस इज ब्राजील। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील आपको होगा। दिस इज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट है जी ब्राजील। ब्राजील के ठीक नीचे उरुग्वे हो जाएगा, ब्राजील के ठीक नीचे उरुग्वे हो जाएगा। दिस इज उरुग्वे। उरुग्वे ब्राजील के जस्ट नीचे है। देन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आपको दिखाई देगा। यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है और ब्राजील के नीचे स्थित है। तो आपके समझ में एक बात आएगी कि सर इसका मतलब अर्जेंटीना से बड़ा ब्राजील है और ये 10वें नंबर का सबसे बड़ा देश है कि बिल्कुल। अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो अर्जेंटीना 10वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, बट इस कॉन्टिनेंट पर ये ब्राजील के बाद आता है। बात समझ में आई? शाबाश। चिली, सर ये बेहद पतला और लंबा देश है जो कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। सर ये वाला जो हिस्सा यहां से शुरू होता है चिले और ये यहां तक जाता है। एक तरीके से जो चिली है, ठीक है, जिसको लिखते हैं चिले, हमें पता लगता है कि बिल्कुल जैसे चिली होती है, चिली भी लंबी लंबी सी होती है, ये भी उसी की भांति फैला हुआ है। तो हमें यहीं से समझ में आएगा कि सर जो चिले कंट्री हम देखते हैं, चिले कंट्री हम देखते हैं, तो इसका हमें पता लगता है कि सर जी इसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। तो इसकी लेंथ, स्ट्रेच लेंथ काफी ज्यादा है, इसकी स्ट्रेच लेंथ काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रेच लेंथ आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ये इसमें ब्रॉडनेस कम है बट इसमें लेंथ ज्यादा है। इस प्रकार से ये सदर्न पॉइंट से लेकर और मिड तक फैला हुआ है लगभग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोलीविया। बोलीविया अर्जेंटीना के ठीक ऊपर स्थित आपको दिख जाएगा। बोलीविया अर्जेंटीना के ठीक ऊपर आपको दिख जाएगा, यहां बोलीविया आपको दिख जाएगा। तो अर्जेंटीना के ठीक ऊपर आपको स्थित है बोलीविया। तो बोलीविया को आप यहां से याद रख सकते हैं, दिस इज बोलीविया। ठीक है, पैराग्वे, ये बोलीविया के पास स्थित एक छोटा सा देश है, दिस इज पैराग्वे। ठीक है, याद रखना। पेरू, ये पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है, दिस इज पेरू, ये करेक्ट होगा। एक्वाडोर, ये पेरू के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा देश है, दैट इज एक्वाडोर। कोलंबिया इक्वाडोर के ऊपर स्थित है और यही उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है, ये वाला हिस्सा। इसमें कुछ आपके क्रमखंड उल्टे हो गए हैं, मैं उन क्रमखंडों को सीधा कर देता हूं। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ये जो लाइंस आपको यहां दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यह एक टेक्निकल ग्लिच है और जिस वजह से यह आपका यहां पर स्पष्ट नहीं है, तो मैं इन सभी लाइंस को मिटा देता हूं और मैं दोबारा से लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। या फिर ऐसा करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बजाय मैं इन सभी को नाम दे देता हूं। लाइन ड्रॉ करने की बजाय मैं इन सभी को नाम दे देता हूं। क्लियर रहेगा ये भी कि सर हाँ ये बात भी सही रहेगी और अच्छा भी रहेगा। बाद में जब हम समझेंगे तो हमें याद भी रहा करेगा। ठीक है भाई, लीजिए नाम लीजिए।
अब की बार मैंने पूरी ड्राइंग का पूरा यूज करा है, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप 5 सेकंड काट लेना, बस अब मत काटना कुछ भी। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं कौन सा क्षेत्र कहां पर है और क्यों है। सबसे पहले बोलीविया की बात करते हैं, तो दिस इज बोलीविया। बोलीविया, क्योंकि ये अर्जेंटीना से ठीक ऊपर है, ये वाला हिस्सा अर्जेंटीना, ये बोलीविया हो जाएगा। बोलीविया के पास स्थित है पैराग्वे, दिस इज पैराग्वे, दिस इज पैराग्वे। पैराग्वे आपको दिख जाएगा यहां पर, ये पैराग्वे हो जाएगा। पैराग्वे के ऊपर आपका आ जाएगा पेरू, दिस इज पेरू, राइट। पेरू के ऊपर आ जाएगा आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर आपको दिख जाएगा। इक्वाडोर के ऊपर आपको दिखेगा कोलंबिया, कोलंबिया। आपने चीमा बाई का एक गाना भी सुना होगा कि जे रब ना दिखाता मैनू सही रास्ते, कोलंबिया दे जंगलात फंस जाना सी। तो जैसे इंडिया से कोई ऐसा व्यक्ति है जो डंकी मार के अमेरिका जाना चाहता है, तो उसको उतारा जाता है ब्राजील के जंगलों में। यहां से वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कवर करके कोलंबिया पहुंचता है, और कोलंबिया के खतरनाक जंगल, कोलंबिया फेमस है अपनी गुंडागर्दी के लिए, यहां पे गैंगस्टर लोग बहुत ज्यादा हैं। तो गैंगस्टरों से बचता हुआ कोलंबिया से अमेरिका में प्रवेश करता है, और तब कहीं जाकर वो नॉर्दर्न अमेरिका पहुंचता है, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। तो वो सब क्षेत्र ऊपर की दिशा में ही आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्षेत्र मैंने आपको दर्शाए और आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई। ये ब्राजील है, इसके नीचे चिली है, ये अर्जेंटीना है। तो ये धीरे धीरे स्थितियों का वर्णन मैं करता चल रहा हूं। इसके आगे आप बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे वेनेजुएला, ये उस दिशा में आपको दिखाई पड़ेगा। इसी देश के राष्ट्रपति को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने रातों रात किडनैप करवा लिया था। अब ये पूर्व राष्ट्रपति नहीं है, अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने रातों रात इसको किडनैप कराया, रातों रात इसको किडनैप कराया बिल्लू को। तो इनके बारे में पूरी तरीके से याद रखेंगे, इन्हीं को पूरी तरीके से यहां किडनैप कराया गया। तो ये वेनेजुएला आपको दिखाई पड़ेगा, वेनेजुएला, वेनेजुएला आपको दिख जाएगा। गयाना, वेनेजुएला के बगल में स्थित एक छोटा सा देश है गयाना, गयाना। फिर सरीनाम हो जाएगा, गयाना के नीचे है सरीनाम, आपको दिखाई पड़ेगा, सरीनाम नाम हो जाएगा, नीचे या बगल में स्थित है। भारतीय लोग इंडियन ओरिजिन बहुत अधिक संख्या में सूरीनाम में, और यहां गन्ने की खेती अच्छे स्तर पर होती है। फ्रेंच गयाना सूरीनाम के बाद यह हल्का सा साइड में, और इस पर फ्रांस का नियंत्रण है। किसका? फ्रांस का नियंत्रण है, तभी तो हम इसको फ्रेंच गयाना कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये वाली बात है जी, याद रखेंगे। तो भाई ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला फेमस है क्योंकि यहां पर तेल बहुत अच्छा निकलता है, ठीक है। तो यह ऑयल एक्सपोर्टिंग के लिए फेमस था, ऑयल एक्सपोर्टिंग के लिए यह फेमस था, राइट। इसके साइड में आपका गयाना है, गयाना की साइड में सरीनाम आपको दिख जाएगा, दिस इज सरीनाम, और सरीनाम के साइड में आपका फ्रेंच गयाना हो जाएगा, दिस इज सरीनाम, राइट, परफेक्ट। तो ये स्थितियों का वर्णन भी मैंने आपके सामने किया, और देशों के बारे में भी आप अच्छे से जान पाए, ये जो कंट्रीज है उनके बारे में भी आप जान पाए, और आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में भी आई। अभी हम बढ़ते हैं आगे, सभी देशों की पृष्ठभूमि बनती जा रही है। अब हम बात करते हैं पनामा कैनाल को। यहां से शुरुआत होती है पनामा कैनाल की, क्योंकि नॉर्दर्न अमेरिका का सदर्न अमेरिका के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत जरूरी है। यह कोलंबिया देश के ठीक ऊपर स्थित है, और ये कोलंबिया के बिल्कुल ठीक ऊपर स्थित हो जाएगी। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन जस्ट अबव कोलंबियन कंट्री, जस्ट अबव कोलंबिया, कोलंबिया। जो पनामा नहर है कोलंबिया के जस्ट ऊपर है, ठीक है। पनामा जो नहर है ये है आपकी कोलंबिया के जस्ट ऊपर हो जाएगी। ये दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है और अलग भी करती है, दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है। महासागरों का जुड़ाव है, अटलांटिक महासागर या कैरिबियन सी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कैरिबियन सी कौन सा है? आप ये समझते हैं क्रिसगेल वगैरह जो लोग हैं, ये लोग ये कहां से? वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, छोटे छोटे से देश हैं, वो साथ में मिलकर वेस्ट इंडीज बनाते हैं। इसी वजह से वेस्ट इंडीज के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो देशभक्ति इतनी नहीं दिखा पाते। इसके पीछे का कारण है क्योंकि वो अलग अलग देशों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं, कि कोई उसके अंतर्गत आ गया आपका बारबाडोस से, ठीक है, बारबाडोस तो अलग हो जाएगा यार, कोई उनके अंदर आ गया गयाना से आ गया, ठीक है, कोई अलग अलग देश है, मतलब ये कुल मिला के अच्छे खासे अलग अलग देश होंगे। तो वहां के जो महासागर, उसके नजदीक में जो महासागर है, उस महासागर को हम क्या बोलते हैं? सर, उस महासागर को बोला जाता है कैरिबियन सी, कैरिबियाई देश है वो।
और उसी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है यह पनामा नहर। तो क्योंकि जो जल डमरू मध्य होता है, वाटर स्ट्रेट होता है, वो दो अलग अलग हिस्सों को, दो अलग अलग वाटर बॉडीज को जोड़ता है। तो पनामा जो नहर है ये दो चीजों को जोड़ती है। अगर हम बात करते कि सर अगर लैंड मास की बात करें तो लैंड मास के किन दो टुकड़ों को यह अलग करती है, जोड़ती है, तो आपको पता लगेगा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इन दोनों हिस्सों को यह जोड़ती है या अलग करती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं वाटर बॉडीज कौन सी होंगी जिसको जोड़ती या अलग करती है, वाटर की बात करते हैं तो वाटर में सर यह जोड़ती है पैसिफिक ओशियन को। पैसिफिक तो एक तरफ क्लियर है, दूसरी तरफ अगर चाहें तो आप इसको कैरिबियन मान लें, या चाहे कैरिबियन एक छोटा हिस्सा है, या फिर चाहे तो आप इसको अटलांटिक मान लें। अटलांटिक एक बड़ा हिस्सा है, बड़े हिस्से का एक छोटा हिस्सा ये होगा। अच्छा, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है, यह दुनिया के सबसे तगड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। निर्माण की तिथि कब है? पनामा नहर का निर्माण 15 अगस्त 1914 को किया गया था। वर्ल्ड वॉर के शुरुआत से जस्ट पहले इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलो ओके। अब जैसे बहुत सारे लोगों को कि सर कुवैत के बारे में बता दो, या क्योंकि वहां भी तो ऑयल चल रहा है और वहां उसके भी क्लैशेस चल रहे हैं, कुवैत के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी भाई राम राम, आप नाम लेते रहा करिए, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे, उस स्थिति को समझेंगे। यहां पर हमें समझ में आता है कि सर आप इन सभी देशों की, जो इस प्रकार के कंट्रीज हैं जो यहां पर आते हैं, अब इन देशों की राजधानी और मुद्रा देखते चलिए, राजधानी और मुद्रा देखते चलिए। जैसे ब्राजील है, ब्राजीलिया इसकी कैपिटल होगी, मुद्रा होगी रियाल। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स कैपिटल होगी, पेसो यहां मुद्रा होगी। चिले, सैंटियागो, पेसो यहां की मुद्रा होगी। ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। याद रखने की ट्रिक है, तीखी चिली खाने से आंखों और कानों से निकलता है धुआं और सेंट निकल जाता है। धुआं निकल गया, धुआं सेंट की तरह लगता है, तो सेंट से हो जाएगा सैंटियागो। पेसो, पेसो आपको ये पेसो तो याद हो जाएगा, काफी क्यूट सा नाम है। ठीक है, जैसे आप लोग क्यूट है, ठीक है, ऐसे ही पेसो भी क्यूट है, तो आपको ऐसे ही पेसो याद हो जाएगा। ब्राजील में रियल चलता है। ठीक है, दिस इज ब्राजील। ब्राजील में गुंडागर्दी काफी चलती है, तो जो चीजें आप यहां फिल्मों में देखते हो वहां रियल में चलती है, कि हफ्ता वसूली हो गई, ठीक है, 10 लोगों ने मिलकर 2 लोगों को दबोच के बहुत मारा, तो ये भी चीज आपको यहां पर दिख जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, बोलीविया। बोलीविया की मुद्रा हो जाएगा बोलीवियानो। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी क्या होगी सर? इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो जाएगी लापाज। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल हो जाएगी सुक्रे हो जाएगी, सुक्रे। कोलंबिया की बोगाटो, इक्वाडोर की क्विटो, पेसो डॉलर। ठीक है, याद रखना, कोलंबिया के अंदर पेसो चलता है। कोलंबिया फेमस है एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के लिए भी, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े ड्रग डीलर का नाम है। मतलब उस आदमी के पास इतना पैसा था ना कि एंड में आने का मतलब है कि अपने बिजनेस को 5 से 7 साल रन करने के बाद उसके पास इतना अथाह पैसा हो गया, उसने सब कुछ कर लिया। हर तरीके की गाड़ी खरीद ली, अपने लिए अलग से एयरपोर्ट बनवा लिया, अपने लिए पर्सनल, कमर्शियल ट्रेड के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए, अपने लिए जेट्स खरीद लिए, यॉच खरीद ली, आइलैंड्स खरीद लिए। उसके बाद भी पैसा ही खत्म नहीं हो रहा है। तो तब उसके बाद उसने क्या करा, उन पैसों को जमीन में दबाना शुरू कर दिया कि बाद में काम आएंगे। तो उसने वो पैसा कोलंबिया के जंगलों में ही छिपाया है, और उसी पैसे की वजह से, कोलंबिया के जंगलों में छिपे हुए उस पैसे की वजह से ही कोलंबिया में आज भी गुंडा राज चलता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं ले सकता, आप गूगल कर देना। ठीक है, आप डालेंगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैंगस्टर, आपको पता लग जाएगी। दूसरा, वो आदमी ऐसा आदमी था कि जब उसको कोर्ट में पेश किया गया था तो उसने पूरे के पूरे कोर्ट को किडनैप कर लिया था। कोर्ट को कौन किडनैप करता है? आपने सुना होगा कि जज का किडनैप हो गया, आपने सुना होगा कि भाई जो सामने गवाही देने वाला आदमी है उसको किडनैप कर दिया। उसने पूरे कोर्ट को किडनैप करा दिया था, तो लेवल था आदमी का। खैर, आगे हम बात करते हैं वेनेजुएला कराकस है और कैपिटल है बोलीवर। पेरू लीमा कैपिटल है, सोल यहां की करेंसी हो जाएगी।
दूसरा उरुग्वे, मॉन्टेविडियो इसकी कैपिटल है और पेसो इसकी मुद्रा हो जाएगी। आगे हम समझते हैं की फैक्ट क्या है। पेरू जलधारा, जिसे हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं, वो यहीं से रिलेट करती है। पेरू जो आपका ओशियन करंट है, पेरू ओशियन करंट बहुत फेमस रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो पेरू करंट है, पेरू ओशियन करंट आपको जो दिखाई पड़ता है, जिसको हम हम्बोल्ट भी बोलते हैं, वो यहीं से रिलेट करता है, क्योंकि वो पेरू के पास से बहता है। ये पेरू है, पेरू के पास से बहता है, इसलिए जरूरी है। याद रखने की ट्रिक है, उरुग यानी शैतान बच्चा, वीडियो बहुत देखता है, तो उरुग्वे मॉन्टेविडियो। अच्छा, पेरू का, क्योंकि पेरू फेमस बहुत है, ठीक है, याद रखना पेरू फेमस बहुत है, तो वह आपका पेरू जो दिखाई देगा वो लीमा में दिखाई देगा। नहीं नहीं भाई, मैं आपको समझाऊं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अरे सर ने तो नाम नहीं बताया गैंगस्टर का, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बिल्कुल बात सही है, अलग ही लेवल का बंदा तो था, लेकिन आप डालेंगे नार्कोस वेब सीरीज है जो उसी के लिए बनी है। नार्कोस जो वेब सीरीज है वो बनी उसके लिए। अब आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, ठीक है, मतलब कुछ अलग ही लेवल का बंदा था। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है गयाना, जॉर्ज टाउन, सरीनाम, पैरामैबियो। यहां की भाषा डच है, क्योंकि यहां नीदरलैंड्स के लोग काफी हद तक रहते हैं, भारतीय भी बहुत ज्यादा है, दोनों में डॉलर चलता है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, इस पर नॉर्थ अमेरिका का प्रभाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, मैंने बता दिया है फ्रेंच गयाना के बारे में। नेक्स्ट, अब हम इक्वेटर की बात करते हैं, क्योंकि इक्वेटर यहां से होकर गुजरती है। तो कई बार इक्वेटर के बारे में पूछ लेता है कि इक्वेटर यहां के कितने देशों से होकर गुजरती है। सिंपल है, इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा यानी आपकी जो इक्वेटर लाइन है, लाइन ऑफ इक्वेटर या इक्वेटर लाइन हम इसको बोलते हैं, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री यहां से होकर गुजरती है और 3 देशों से होकर गुजरती है। 3 देशों में सबसे पहले इक्वाडोर है, ठीक है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि पेरू, कोलंबिया और ब्राजील बताया था, क्लास की शुरुआत में से पेरू बताया था। लेकिन देखो, अगर हम बात करते हैं, क्लास की शुरुआत में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ठीक है, ये दूसरी क्लास का मसला है और ये मसाला मैंने यहां पे डाल दिया है। कोई बात नहीं भाई, अच्छा आदमी हूं, गलत नहीं बताऊंगा कभी भी, ठीक है। अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं ये है क्या। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ये कहां से कहां होकर गुजरती है, 3 देश हैं आपको जो दिखाई देंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, 3 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज हैं। और 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम बात करते हैं कि यहां से जो हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर है वो कहां कहां से होकर गुजरती है। लाइन ऑफ इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा 0 डिग्री होकर गुजरती है और ये रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। अब वो 3 कंट्री कौन कौन से हो जाएंगे, पहला इक्वाडोर होगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया, और तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा ब्राजील। तो इन 3 देशों से होकर यह गुजर जाएगी, ठीक है। चलो, दूसरा, दुनिया की सबसे चौड़ी अमेजोन नदी भूमध्य रेखा के समांतर ही बहती है। तो जो अमेजोन रिवर है, दिस इज अमेजोन रिवर, तो ये भी भूमध्य रेखा के समांतर ही बहेगी। ये अमेजोन रिवर है, ये भूमध्य रेखा के लगभग समांतर ही बहती है। तो आपको यहां से इसका भी अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू द इक्वेटर लाइन। मकर रेखा, ये नीचे से गुजर रही है, इसमें भी समझना, मकर रेखा इक्वेटर से गुजर के मकर रेखा की बात करते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है और इस महाद्वीप के 4 देशों से गुजरती है। चिली गुजरेगी ही, अर्जेंटीना गुजरेगी ही, पैराग्वे, क्योंकि पैराग्वे आपका मिड में पड़ेगा, वहां से भी गुजरेगी, और ब्राजील एक ऐसा देश है जहां से आपकी इक्वेटर भी गुजरती है और कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है, ठीक है, दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं यहां से। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। 4 कंट्रीज हैं, पहला है चिले, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा होगा आपका पैराग्वे, और अगला होगा आपका ब्राजील भी आपका हो जाएगा। तो आप सबको याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल समझिएगा। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ये लगभग सभी देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ब्राजील इसलिए फेमस है, ठीक है, याद रखना। दक्षिण अमेरिका के केवल 2 देश है जो ब्राजील से जो ब्राजील से सीमा नहीं बनाते, एक तो इक्वाडोर है और एक आपका चिली है। बाकी जितने भी देश हैं
फ्रेंच गयाना, सरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना ब्राजील के साथ सीमा साझा करते हैं। दो देश जो ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते, एक इक्वाडोर और एक चिली, ये एक अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटे से इंपोर्टेंट फैक्ट। मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच कई देश है, लेकिन मकर रेखा के पूरी तरीके से दक्षिण में केवल एक ही देश स्थित है, जिसका नाम है उरुग्वे। मतलब एकमात्र ऐसा देश है जो बिल्कुल इससे दूर है। इस देश का नाम है उरुग्वे। इस देश का नाम क्या है? उरुग्वे आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं लोकेशन ऑफ उरुग्वे आपको बताता हूं, सर दिस इज लोकेशन ऑफ उरुग्वे, और जो रेखा गुजरती है वो लगभग यहां से होकर गुजरती है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं यहां पर, क्योंकि यहां पे ड्राइंग हो गई है गलत। अब इस ड्राइंग को सही करने का तरीका और ठेका मैंने ही लिया हुआ है, तो मैं इसको सही भी कर दूंगा। ठीक है, इस पूरी के पूरे लोकेशन को मुझे सही करना पड़ेगा। तो ये वाला हिस्सा जो है, दिस इज ब्राजील वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने सही करा। अब इसकी लोकेशन को मैंने ड्रॉ करा। इसकी लोकेशन लगभग इस तरीके से आपकी ड्रॉ होगी, राइट। फिर दोबारा से जो आपकी लाइन बनी हुई है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपकी लाइन भी ड्रॉ हो गई। तो इसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा, ये वाला हिस्सा कौन सा है? सर यहीं से हमें पता लगेगा कि सर यही है उरुग्वे। उरुग्वे आपको दिखाई पड़ेगा, उरुग्वे आपको दिखाई पड़ेगा, उरुग्वे, उरुग्वे आपको यहीं पर दिखेगा। तो यही है उरुग्वे। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट देश भी कहलाता है। कैसा देश कहलाता है? टेम्परेट देश कहलाता है, या इसको सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं। ट्रॉपिकल देश कौन से होते हैं? जो 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री 0.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जो आपकी कैंसर लाइन है, यानी जो कर्क रेखा है, कर्क और कैप्रिकॉन के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। और इस हिस्से को 66 डिग्री के पास जब मैं पहुंचूंगा, 66 डिग्री के पास जब पहुंचूंगा साउथ में, और यहां से लेके वहां जाऊंगा, तो वो टेम्परेट जोन कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, शीतोष्ण बोलते हैं जिसको। खैर आगे बढ़िए। अब साउथ अमेरिका के अंतर्गत लैंड लॉक कंट्रीज की भी बात कर लेते हैं कि सर साउथ अमेरिकन कंट्रीज कौन सी हैं जो पूरी तरीके से लैंड लॉक है? बताइए सर, मेरी बात को समझना। लैंड लॉक देश वो होते हैं जिसकी सीमा किसी भी सागर या महासागर को टच नहीं करती। मतलब ऐसे कंट्रीज होते हैं जिसमें ना तो कोई सागर टच करेगा, मतलब आप ये समझ लेना जहां पे आपको पानी दूर दूर तक देखने को ही ना मिले। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बीपीएससी में कई बार पूछ लिया गया, यूपीएससी में कई बार पूछ लिया गया, और जो वीडियो का मतलब यहां से है, बीडीओ का एग्जाम होता है एक, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसमें बहुत बार पूछ लिया गया। तो ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, लैंडलॉक जैसे सवाल है। तो ये केवल दो देश हैं, एक है बोलीविया, ऊपर की तरफ आपको बोलीविया दिखाई पड़ेगा, बोलीविया, और इसके ठीक नीचे की तरफ आपका पैराग्वे, पैराग्वे आपको दिखाई पड़ेगा। दीज आर लैंडलॉक कंट्रीज। ठीक है, दीज आर लैंडलॉक कंट्रीज, इन्हें स्थलरुद्ध देश कहते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और दृष्टि के आंकड़े देख लेते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेंसस देखना बहुत जरूरी होगा, कॉन्सेंसस देखना बहुत जरूरी होगा। अगर मैं इसका एरिया एंड इसकी पॉपुलेशन की बात करता हूं, तो थोड़ा से मामले को समझना, वो बात बहुत ध्यानपूर्वक समझना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ठीक है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा अर्जेंटीना है, यहां का दूसरे नंबर का देश है, और दुनिया का 10वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जनसंख्या में भी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है कोलंबिया जनसंख्या में, क्योंकि पनामा नहर के कारण दो महाद्वीपों को जोड़ता है, तो कोलंबिया में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, कोलंबिया में होने वाले लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं। मतलब बात को समझना, पॉपुलेशन में या एरिया में सबसे बड़ा देश है ब्राजील, एरिया में दूसरा देश है अर्जेंटीना, पॉपुलेशन में दूसरा देश है कोलंबिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं साओ पाउलो और कॉफी ट्रेन, ये काफी फेमस है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो शहर है। सर बिगेस्ट सिटी की बात करते हैं, सर जो लार्जेस्ट सिटी आपको यहां देखने को मिलता है उसको साओ पोलो बोलते हैं, जैसे साओ पोलो जो ब्राजील में स्थित है।
साओ पोलो से सेंटोस बंदरगाह तक एक खास ट्रेन चलाई जाती है। इस ट्रेन को दुनिया में कॉफी ट्रेन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कॉफी के बागानों से होकर गुजरती है। तो साओ पोलो से लेकर एक ट्रेन है जो सेंटोस तक जाती है और ये कॉफी के बागानों से होकर गुजरती है। ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक भी है, ठीक है, ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक भी है। तो उन कॉफी के बागानों से जब वो उतरती है या निकल के जाती है तो वो कहलाती है कॉफी ट्रेन। नेक्स्ट, एडीज माउंटेन। ये पूरी शान है, किसकी शान है सर? साउथ अमेरिका की शान है एडीज माउंटेन। तो हम एडीज माउंटेन के बारे में भी समझते हैं। जो एंडीज पर्वतमाला आपको दिखाई पड़ेगी, जिसको एंडीज माउंटेन के नाम से जाना जाएगा, इसको इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की अपन डिस्कशन कर देते हैं भाई जी। इसका इंट्रो देखते हैं। अब ये जो पर्वतमाला है ये पनामा नहर या वेनेजुएला से शुरू होकर नीचे अर्जेंटीना यानी चिली तक जाती है। स्टार्ट कहां से होती है? पनामा से। पनामा कहां है? बिल्कुल इसके नदन पोर्शन पे। नदन का मतलब है बिल्कुल इसके उत्तरी हिस्से से। वही तो इसको नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। वहीं से निकलती है एडीज पर्वतमाला, यहीं से शुरू होती है एंडीज पर्वतमाला यहां से, और शुरू होकर कहां तक जाती है? बिल्कुल अर्जेंटीना चिली तक यह जाती है, यहां तक। ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी ये है। इसके बाद रॉकी माउंटेन्स आ जाएंगे, इसके बाद रॉकी माउंटेन्स आ जाएंगे, और उसके बाद द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। लंबाई कितनी है? लगभग 7200 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 200 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें, यानी इसकी इस प्रकार से जो लेंथ है, चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, ये होती है चौड़ाई। ये इस हिस्से की चौड़ाई कितनी है? ये वाला हिस्से की चौड़ाई कितनी है? तो सर इस वाले हिस्से की अगर चौड़ाई की बात करता हूं तो ये 200 किलोमीटर है। और इस तरीके से जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? तो लेंथ इसकी 7200 किलोमीटर है। तो इस बेसिस पर हमें पता लगता है कि सर ये तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, बिल्कुल। बट इसके पास इतनी ऊंचाई नहीं है, क्योंकि ऊंचाई लगभग इसकी 4 किलोमीटर के आसपास ही है, 4 किलोमीटर के आसपास है। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेज 6000 है और हाईएस्ट 8000, लगभग 9000 है, 8848 है एवरेस्ट की। तो हिमालय के सामने ये सब चाय कम पानी है। एंडीज पर्वतमाला का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुआ था। इसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट टेक्टोनिक थियरी इसको बोलते हैं। जब हम वो पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें ये वाली चीज बड़ी प्यार से क्लियर होती है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते समय बहुत मजा आता है इस चीज को पढ़ने में, बड़े प्यार से क्लियर होती है ये। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ये नजाका प्लेट है और साउथ अमेरिका प्लेट है। साउथ अमेरिका प्लेट से जब नजाका प्लेट टकराई, तो टकराने की वजह से जो दबाव बना, एक प्लेट नीचे डूब जाती है, एक प्लेट डूब तो जाती है पर टकराव के कारण एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। वही आज की डेट में एंडीज पर्वतमाला है, वही आज की डेट में एंडीज पर्वतमाला है। प्लेट के टकराने, नेज़्का प्लेट है जो एक सागरीय छोटी प्लेट थी, और एक साउथ अमेरिकन प्लेट है जो बड़ी प्लेट थी। बड़ी प्लेट उठती है, प्लेटों के टकराने से यह ज्वालामुखी पर्वतमाला के रूप में बन जाती है। इसका विस्तार 7 देशों में है। वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, पेरू में है, बोलीविया में है, चिली में है, अर्जेंटीना में। यह आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार सबसे मिड में आप जाओ, यहां वेनेजुएला पड़ेगा, यहां कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। तो यहीं पे तो फैली हुई होगी ये, क्योंकि टकराव तो यहीं पर हुआ है। तो आसानी से आपको ये क्षेत्र याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अब एडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। हम जब भी किसी पर्वतमाला को पढ़ते हैं तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जरूर पढ़ते हैं, कि जैसे हिमालय को पढ़ रहे हैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जरूर पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से आप समझना कि माउंट अकैंगुआ, जो माउंट अकैंगुआ है, इसके बारे में जब आप समझोगे तो आपको पता लगेगा माउंट अकैंगुआ के बारे में कि भैया माउंट अकैंगुआ पढ़ना है, माउंट अकैंगुआ पढ़ना है। तो ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो हम सीधे तौर पर याद रखेंगे अकैंगुआ के बारे में, किसी एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। कहां है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, लगभग यहां पर है, ठीक है। दुनिया के सबसे शांत ज्वालामुखी इसी को माना जाता है कि ज्वालामुखी तो है पर शांत हो चुका है। तो माउंट अकैंगुआ
एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो आपको यहीं पर प्रतीत होगी, कहीं और नहीं है, यहीं पर है। सर मजा आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे समझिएगा कि इसके अंदर प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आप याद रखना। प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में समझिए। एंडीज पर्वतमाला को रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, रिंग ऑफ फायर है प्रसिद्ध ज्वालामुखी का हिस्सा, उसी रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में ही है, उसी का हिस्सा ये है। गैलारोस ये कोलंबिया में है और इक्वाडोर के बॉर्डर के पास स्थित है, और ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है, ये नाम है इसका गैलारस, एक्टिव है। दूसरा है कोटोपैक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है कोटोपैक्सी, मेरे पेपर में आया था एक बार। तो कोटोपैक्सी के बारे में याद रखना, इक्वेटर के ठीक नीचे है और इक्वाडोर में इसको मान लिया जाता है, और ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके द्वारा बाद आएगा चिम्बोर्जो, यह इक्वाडोर में स्थित है और यहां बहुत ऊंचाई पर स्थित आपको यह वल्केनो दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं चिम्बोर्जो। अभी एक स्लाइड और है ज्वालामुखी की, ये और समझ लेना। ओजस डेल सालाडो है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है, ये भी बहुत फेमस है ओजस डेल सालाडो। लास्कर है, अटाकामा क्षेत्र में है, यानी उत्तरी चिली में स्थित है। अटाकामा क्षेत्र बहुत जरूरी होगा, अटाकामा एरिया है, ये अटाकामा एरिया है। आगे आपका वेलारिका है, ये दक्षिणी चिली में स्थित है। कहां है? साउथ चिली में स्थित है वेलारिका, ये इतना जरूरी नहीं है। लास्कर जरूरी है, ओजस डेल सालाडो जरूरी है, ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा। अब इससे आगे हमें रिवर का हिस्सा भी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा करते हैं रिवर वाले हिस्से को अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि यार आज का समय जो है काफी हो चुका है ना।